नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आज हम एक अलग परीक्षा जिसको लेकर अभी तक मैंने बातचीत नहीं की है कभी भी, के संबंध में बातचीत कर रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के संबंध में हम बातचीत करेंगे, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे विद्यार्थी और थर्ड ग्रेड के बाद में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा विद्यार्थी इसी परीक्षा में बैठते हैं। और मुझे एक विद्यार्थी ने कहा कि आपकी पूरी प्लेलिस्ट में इसका कोई वीडियो नहीं है, तो मुझे इस पे बात करनी चाहिए। बात करने के लिए मेरे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। एक मैं कभी इस मुद्दे पर भी बात करना चाहता हूं कि अभी 80% विद्यार्थी या इससे भी ऊपर के विद्यार्थी बहुत ज़्यादा तनाव में काम कर रहे हैं। नौकरी को लेकर, परीक्षाओं को लेकर, तैयारी को लेकर, पाठ्य सामग्री को लेकर, अध्यापक को लेकर, कोचिंग को लेकर, पेपर को लेकर, पेपर लीक को लेकर, मेरिट को लेकर असंख्य ऐसी दुविधाएं हैं जो किताब से ऊपर की हैं, जो किताब से बाहर की हैं। जो तनाव, जो लोड, जो दबाव पढ़ाई का होना चाहिए था, वो और भी बहुत सारी बातों का है। आज मैं इस वीडियो पे बात नहीं करूँगा, इस मुद्दे पे बात नहीं करूँगा। हालांकि मैं इस पे बातचीत करना चाहता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन लाइव पे हम बातचीत कर सकें, ताकि कोई विद्यार्थी अगर अपने सवाल पूछे। बहुत महत्वपूर्ण बात ये रहेगी। खैर, बहरहाल हम आज सेकंड ग्रेड की भर्ती परीक्षा के संबंध में बात करने चाह रहे हैं। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा जो पिछले वर्ष आयोजित हुई, एक खामी ये रही कि उसमें बाइफरकेशन नहीं था, अंक विभाजन नहीं था। उसको लेकर भी एक दुविधा रही। लेकिन मोटे मोटे हम 2-3 चीज़ों को लेकर बात करेंगे। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो इस भर्ती परीक्षा में है वो है व्याकरण। मैं आपको पुस्तकें ही बता देता हूँ और साथ में जहाँ तक मुझे समझ में आएगा वो तैयारी का प्रोसेस बता दूंगा। हालांकि तैयारी के प्रोसेस पे मैंने अलग से वीडियो बना रखा है कि तैयारी कैसे करें किसी भी परीक्षा की। अचूक रणनीति ऐसा कुछ का नाम है वीडियो का, तो इस पर हमने बात पहले की है। हम व्याकरण की बात करें तो सबसे पहले जो किताब उठाएं, जहाँ से शुरुआत करें, तो कक्षा 9 से 12 तक की जो किताब है नवीन व्याकरण रचना, तो हम 9 से 12 तक की पुस्तक कहते हैं। राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल बोर्ड की पुस्तक है, उससे आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन वह किताब पर्याप्त नहीं है। हालांकि ऐसा बहुत विद्यार्थी भ्रम में भी रहते हैं। वो कहते हैं सभी प्रश्न इसी से आते हैं, और वो कहते हैं इसी से बहुत प्रश्न आते हैं। प्रश्न उस किताब से आते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं, लेकिन जितने उससे आते हैं उतने पर्याप्त नहीं है। इसीलिए केवल कई बार ऐसा भी विद्यार्थी कहता है कि 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं की किताबों से सभी जीके के प्रश्न आ जाते हैं, उनसे खूब प्रश्न आते हैं, लेकिन जितने आते हैं उतने पर्याप्त नहीं है। तो इन किताबों को अपनी तैयारी में शामिल तो कीजिए, लेकिन केवल इनके भरोसे मत रहिए। हम जो यहाँ बात कर रहे हैं वो मेरी जिम्मेदारी है, और मैं असल में इसलिए बात कह रहा हूँ कि मैं जो सामग्री बताऊंगा कि कोशिश होगी कि वो 80% या 90% से ज़्यादा प्रश्न इस सामग्री में से आ जाएं। ये मेरा प्रयास रहता है। तो मैं तो बाहर बताता हूँ, वाइड बताता हूँ, मैं तो ज़्यादा बताता हूँ। थोड़ा मैंने कभी किया नहीं, मैं किसी को बताता हूँ। लेकिन इसमें अभी खाली समय है, भर्ती नहीं है, तो आप काम कर सकते हैं, इसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हम थोड़ी सी वाइड बात कर रहे हैं। तो आप शुरुआत इससे करें। लेकिन 1-2 पुस्तकें मैं और बताना चाहूँगा। एक पुस्तक मुझे जो बहुत अच्छी लगी, और एनसीईआरटी की 9वीं और 10वीं की पुस्तक है, वो पायनियर प्रकाशन की पुस्तक आती है, पायोनियर प्रकाशन। आप इसको चाहें तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं। मुझे तो लिंक वगैरह लगाना ऐसा कोई ध्यान नहीं है, नहीं तो मैं लगा देता। हो सका तो मुझे मिला तो मैं उसको वीडियो में लगाऊंगा। पायनियर प्रकाशन की अशोक उपाध्याय की लिखी हुई किताब है। कुछ ऐसे टॉपिक है, जैसे शब्द शुद्धि आप चाहें कि इसी किताब में से पढ़ें, शब्द शुद्धि इसी किताब से पढ़ दें, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय इसी किताब से पढ़ दें तो ठीक है। वाक्य नहीं सॉरी विराम चिन्हों का प्रयोग इस किताब में चैप्टर वो ठीक है। लोकोक्ति मुहावरे भी इसमें बुरे नहीं है। लेकिन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संधि, समास आदि जो टॉपिक है वो इसमें थोड़े से कम है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये जो 4 टॉपिक हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय और वाक्य विश्लेषण, इस 6 बिंदुओं के लिए यह किताब बहुत अधिक उपयोगी, बड़ी किताब है। 9वीं और 10वीं के पाठ्यक्रम में लगती है। पायनियर प्रकाशन की किताब आती है अशोक उपाध्याय की। इसमें एक भाग ए और भाग ब इस प्रकार से किताब आती है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप कंफ्यूज नहीं हो तो किसी दुकानदार से मंगवा लें तो ज़्यादा बेहतर रहेंगे। वो ला सकते हैं, किताबें उपलब्ध हो सकती है। तो 2 किताबें ये यहाँ से पढ़ें। इसके अलावा अगर हम बहुत ज़्यादा उदाहरणों के लिए बात करें
तो एक मैंने पिछली बार भी किताब बताई थी, हालांकि उस पर एक विद्यार्थी ने एक वीडियो सवाल उठाया था कि वो हरदेव बाहरी की पुस्तक नहीं है। तो ऐसा मुझे भी ध्यान है कि केदार शर्मा ने उस पुस्तक को लिखा है। सामान्य हिंदी नामक एक किताब की हमने चर्चा की थी ग्रामर में। सामान्य हिंदी ग्रामर की किताब की हमने बात की थी, व्याकरण की पुस्तक की हमने बात की थी, और उसके दो नाम उसके ऊपर लिखे हुए हैं, केदार शर्मा और हरदेव बाहरी। अब उसमें जो ऊपर नाम लिखा है हरदेव बाहरी, उन्होंने ये कहा था कि इसको हरदेव बाहरी ने नहीं लिखा है, केवल उसको अपना आशीर्वाद दिया। ये हमारा काम नहीं है, प्रकाशक का काम है, उसने क्या किया क्या नहीं किया ये उनका काम। लेकिन उस पुस्तक में ये दो नाम लिखे हुए हैं। अच्छा, चाहे वो हरदेव बाहरी की नहीं लिखी हुई, लेकिन पुस्तक में खोट नहीं है, उदाहरण पर्याप्त मात्रा में है। और व्याकरण की पुस्तकों में गलतियों की संभावना खूब रहती है, वहाँ काफ़ी कम है। मुझे लगा नहीं कि मुझे शायद कोई एक या दो को छोड़कर कभी कोई गलती उसमें मिली नहीं। मैंने उसको किताब को एक दो बार पढ़ा है, तो मुझे बाकी किताबों के बनिस्पत ठीक लगी। बाकी तो व्याकरण की एक ये भी रहती है कि कई बार विद्यार्थी 5-7 साल से व्याकरण पढ़ रहा है और उसके हाथ में एक पुस्तक जमी हुई है तो अच्छी है, और जिसमें जो त्रुटियाँ थी उसको भी उसने दुरुस्त कर लिया है, और जिसमें उदाहरण पर्याप्त मात्रा में है, तो आप उसी किताब को कंटिन्यू कर सकते हैं। व्याकरण पढ़ने में 2-3 चीज़ों की सावधानी अति आवश्यक है। पहली बात, किसी भी शब्द को बिना जाने मत आगे बढ़िए। पहली बात तो क्या व्याकरण, क्या साहित्य, क्या काव्यशास्त्र है, क्या मनोविज्ञान, क्या जीके, बिना जाने और बिना सोचे समझे आगे बढ़ता है। खाली जो देख लेता है, देखने से नहीं होता, खाली उसने याद कर लिया, लेकिन चीज़ों के मायने समझने जरूरी है, चीज़ों के संदर्भ समझने जरूरी है। प्रत्येक टॉपिक को मैं कहता हूँ 2 बार पढ़ना चाहिए। पहली बार उसका पूरा रेफरेंस समझिए। एक शब्द को आपने पढ़ा तो पहली बार में आप शब्द की संधि भी समझिए, समास भी समझिए, सब कुछ वहीं समझिए। दूसरी बार में उसको फिर रटते हुए आगे बढ़िए, अगर रटने की आवश्यकता है तो। बाकी ग्रामर तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, और ये उदाहरण बेस चीज़ होती है, जहाँ उदाहरण बेस सवाल आते हैं तो वहाँ फिर आप नियम कितने याद करेंगे। नियम आपने एक बार पढ़ दिए, 2 बार पढ़ दिए, अब उदाहरण जितनी किताबों से पढ़े जाएँ उतने कम है। व्याकरण को जितना ज़्यादा पढ़ा जाए उतना ही कम है। और सेकंड ग्रेड में 50 से ऊपर से ज़्यादा प्रश्न व्याकरण के आते हैं। ऐसा मैं अनुमान के आधार पर कह रहा हूँ, क्योंकि अभी अंक विभाजन आरपीएससी का दे नहीं है। और मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरी गारंटी है इतने प्रश्न आ जाएंगे, मेरी गारंटी मेरी भी नहीं है ना, मैं अपनी गारंटी भी नहीं लेता। तो व्याकरण में 3 पुस्तकों से आप पढ़ें, मुझे लगता है कि पर्याप्त रहेंगी। और प्रत्येक टॉपिक जब पढ़ते हैं आप, जैसे आप संधि पढ़ रहे हैं, तो तीनों पुस्तकों से एक साथ संधि पढ़ें, और फिर आपको जितनी चीज़ें याद हो गई, अगर वो याद, कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी भी याद नहीं हो रही है तो उनको निशान लगाइए, अलग रफ कॉपी में लिखिए। डेटा 2 प्रकार का होता है, बहुत कुछ आसानी से याद हो जाता है और बहुत कुछ ऐसा होता है जो बहुत मुश्किल से याद होता है, तो उसको अलग से याद करिए। आपनो एक पड़ोसी हुआ जो आपने सागे मिला के चाले, तो बिंगे साग बा बढ़िया व्यवहार रखांगा, बिंगे सागे उधारे पायोगे सीर होगो। एक किसी जो अड़गे चाले तो बिंगे साग आप विषय व्यवहार थोड़ी करांगा, जैसे सावड़ भी साग करांगा, बिना बलटका के लिया उसका बिंगे कोई मतलब आपने वो जो एक का गोता मैंने 2 कहूँगा, तो जिससे अगलो आदमी विषय आप व्यवहार करांगा। तो कोई डेटा आपको ऐसा लगेगा ये याद नहीं हो रहा, तो उसको अलग रफ कॉपी में निकालिए, किताब से बाहर, उसके साथ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट कीजिए, चाहे उसके कोई सूत्र बनाइए, उसकी कोई सारणी बनाइए, आप उसके साथ एक्सरसाइज कीजिए। ये तरीका रहता है, इससे छंटनी भी हो जाती है। असल में विद्यार्थी एक मिस्टेक और करता है, जैसे जैसे मुझे याद आती है वैसे मैं बातें बताया करता हूँ। एक मिस्टेक और करता है कि एक पेज वो 10 बार पढ़ रहा है, पिछले 2-3 सालों से पढ़ रहा है एक पेज। उस पेज में 100 बातें हैं, 50 बातें उसको बिल्कुल कंठस्थ हैं, और 20-30 बातें वो बार बार भूल रहा है, और 20 ऐसी बातें हैं जो उसको बार बार कोशिश करने पर भी याद नहीं हो रही। लेकिन जब वह पेज को 15वीं बार भी पढ़ रहा है, तभी वह पूरे पेज को एक साथ ही पढ़ता है। वह उस बात को जो उसे कंठस्थ है उसके साथ भी, और उस बात को जो उसको बिल्कुल भी याद नहीं हो रही उसके साथ, दोनों के साथ समान व्यवहार करता हुआ उस पेज को पढ़ देता है और आगे निकल जाता है। ये बहुत बड़ी भूल है। असल में हमें चीज़ों की छंटनी करनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। समाज में भी, जीवन में भी, पढ़ाई में भी अलग छांटो, अलग प्रकार से ट्रीटमेंट करो, ये बहुत आवश्यक है। तो व्याकरण में 3 पुस्तकें पढ़े और 2-3 बातों का ध्यान रखें। इसके बाद हम बात करेंगे काव्यशास्त्र की। काव्यशास्त्र यहाँ स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम में रहता है, और इसमें रस, छंद, अलंकार आदि आते हैं। यहाँ भी 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं, इसके उदाहरण के और नियम के। नियम के प्रश्न बड़े आसान होते हैं, जैसे शब्द शक्ति है तो उसमें 4 लाइन आ गई कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो 4 नियम लिखे रहते हैं। तो वो तो किसी भी पुस्तक से पढ़ लीजिए, आप किसी नोट से पढ़ लीजिए, किसी गुरुजी से पढ़ लीजिए, तो वहाँ आपका काम निकल जाता है। अब बात रहती है कि वो पंक्ति दे और पूछे कि कौन सा अलंकार है, कविता की 2 लाइन दे और पूछे कि कौन सी शब्द शक्ति है, तो वहाँ थोड़ी सी समस्या रहती है। तो वहाँ आप जितनी किताबें पढ़ पाएँ,
काव्य शास्त्र और व्याकरण दोनों ही ऐसे पोर्शन है जहाँ अलग अलग किताबें पढ़नी चाहिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ एक किताब मैंने पहले भी बताई थी, डॉक्टर नवीन नंदवाना जी की किताब लिखी हुई है काव्यांग प्रभा। नवीन नंदवाना जी की लिखी हुई किताब है काव्यांग प्रभा। अलंकार पारिजात से भी काम चल जाता है, बहुत सामान्य प्रश्न आते हैं। अलंकार पारिजात है नरोत्तम दास, एक या दो पुस्तक खरीदने, इसमें ज़्यादा पुस्तकें खरीदने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें कोई गाइड आपको ऐसी मिल जाए जिसमें उदाहरण काफ़ी मात्रा में दे रखे हों, एक अलंकार के 20-30 उदाहरण हो और उन उदाहरणों के कुछ अनुवाद भी हों, तो वो गाइड पढ़ सकते हैं। गाइड से परहेज नहीं करना चाहिए, लेकिन गाइड में थोड़ी सी आप देख लें कि सामग्री कैसी है, पर्याप्त है क्या, तो इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं। कोई गाइड, इसमें कोई गाइड देख सकते हैं अगर आपको ठीक लगती है तो। मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप उसमें पर्याप्त मात्रा में उदाहरण देखते हैं और उदाहरणों के अनुवाद वहाँ पे दे रखे हैं और व्यवस्थित दे रखा है, आपको वहाँ ठीक समझ में आता है तो वहाँ से देखिए, किसी भी चीज़ से परहेज मत कीजिए। लोग सोना तो गोबर में से भी उठा लेते हैं, है ना। तो काव्य शास्त्र में एक किताब ये थोड़ी सी बेस रहेगी और मुझे लगता है एक किताब से भी काम चल जाता है। बहुत सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, बहुत सामान्य प्रश्न आते हैं। अब बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की। हिंदी साहित्य का इतिहास पहले असल में बहुत एक बड़े प्रोजेक्ट के रूप में नहीं था, सेकंड ग्रेड में, लेकिन इस बार जो प्रश्न आए हैं वो वास्तव में एक अच्छी समझ, अगर आपको आंकड़े कम याद हैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को, हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जिसको आमतौर पर विद्यार्थी साहित्य कहते हैं। मुझे बहुत से विद्यार्थी मिलते हैं कि सर मेरे साहित्य में समस्या है। तो साहित्य का मतलब तो ये हुआ गद्य और पद्य की रचनाएं, जो बीजक आपके कबीर ग्रंथावली लगती है, बिहारी रत्नाकर आपके पाठ्यक्रम में। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई खास नहीं है, वहाँ तो 10-12 सवाल आते हैं, नहीं नहीं मुझे साहित्य में जहाँ आदिकाल, भक्तिकाल, तो उसको हम हिंदी साहित्य का इतिहास कहते हैं। विद्यार्थी को यह समझना चाहिए कि मैं कहाँ बात कर रहा हूँ, सिलेबस को देखें। ये मैं बार बार कहता रहता हूँ, बिना एक्सरसाइज के कोई विद्यार्थी आगे बढ़ता है तो बहुत ही एक प्रकार से भोंदूपन में आगे बढ़ता है, तो वो ठीक नहीं है। अच्छा, पहली बार जब कोई काम कर रहा है, जब मैंने सेकंड ग्रेड की तैयारी की पहली बार, असल में मैं संस्कृत का अध्यापक था, लेकिन मैंने पहली बार सेकंड ग्रेड की तैयारी हिंदी में इसलिए की क्योंकि संस्कृत में 500 सीट थी और हिंदी में 687। ये बात 2008 में कोई भर्ती निकली थी, तब की बात है। मैंने कहा 187 सीट फालतू है, इसलिए अपने संस्कृत को छोड़ो, हिंदी में आगे बढ़ते हैं। तो मैंने वहाँ से हिंदी की तैयारी की 2008 के बाद। उससे पहले तो मैं संस्कृत का अध्यापक था प्राइवेट स्कूलों में, जब गवर्नमेंट नहीं लगा तो उससे पहले, क्योंकि मैं BA सेकेंड ईयर से पढ़ा रहा हूँ, बहुत मुझे लगता है कि काफ़ी पुराना शिक्षक हो गया हूँ अब तो संस्कृत पढ़ाया करता था। तो फिर वहाँ मैंने हिंदी की तैयारी की, तो हमने जम के 6 महीने तक नोट्स बनाए हिंदी साहित्य के इतिहास के और अच्छी तरीके से तैयारी की, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, 3-3, 4-4 किताब में से। और फिर RPSC ने सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस जारी किया, उससे हमें मालूम पड़ा कि इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास के 7 या 8 या 10 प्रश्न आएंगे। तो हमें बड़ा अफसोस हुआ कि 6 महीने से हम लगे हुए थे, लेकिन वो चीज़ अलग निकली। हालांकि वो पेपर 2 साल से हुआ, तो हमने वापस जुटे, फिर हमने दोबारा सेकंड ग्रेड की तैयारी की और फिर उसमें मतलब साल भर लगा, तो उसमें बढ़िया तरीके से अच्छी रैंक से सिलेक्शन भी हो गया। खैर, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम बिना किसी सोचे समझे, मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे जो भुगतना पड़ा वो आपको नहीं पड़े, उसमें अगर मेरा कोई 1% भी योगदान हो जाए तो अच्छी बात है। मुझे लगता है, मुझे पता नहीं है मैं कितनी काम की बातें कर रहा हूँ, कितनी बेकार बातें कर रहा हूँ, इसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं रहता और विद्यार्थी बताते भी नहीं। असल में विद्यार्थी गुणगान करते हैं, कई बार ऐसा भी लिखते हैं गुरुजी आप भगवान हो, गुरुजी आप ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई आदमी मेरे साथ 2 दिन रह ले तो उसको मालूम पड़ेगा कि भाई, मैं कई बार ऐसा भी सोचता हूँ कि आदमी को कितना वहम होता है। तो वो नाम सुनता है बलदेव महर्षि, तो वो सोचता है कोई बड़ा आदमी होगा, है ना, और मेरे से बात करता है तो उसको लगता है बहुत सामान्य आदमी है। और जब वो 2-3 दिन मेरे साथ रह ले तो वो मिनठा पड़ जाओ तो कि कोई नहीं, बहुत मतलब प्रत्येक आदमी एक बड़ा सामान्य व्यक्ति होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं। और अगर मुझे किसी चीज़ से शर्म आती है तो वो सबसे ज़्यादा तारीफ से आती है। तो आप चाहे मेरी तारीफ नहीं करें, चाहे इस चैनल को लाइक नहीं करें, चाहे सब्सक्राइब नहीं करें, आप पढ़ लें और ठीक ठाक तरीके से पढ़ लें, दुखी मत हो, इतनी सी बात रहती है। मैं बात कर रहा था हिंदी साहित्य के इतिहास की, भटकने की भी मेरी आदत है। हिंदी साहित्य के इतिहास में 2 चीज़ों से आप पढ़ लें, एक तो 11वीं और 12वीं में हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास लगा करता था, तो डेटा तो आपके लिए उतना पर्याप्त रहेगा। अब बात रहेगी कंसेप्ट की। कंसेप्ट के लिए आपको देखो कोई अच्छा आसपास कोई शिक्षक हो तो उससे आप पढ़ सकते हैं, किसी साथी से पढ़ सकते हैं। मैंने खुद YouTube पे वीडियो डाल रखे हैं छायावाद तक के, आप इस पे जाएंगे तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल ऐसे प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो छायावाद तक मैंने वीडियो डाल रखी हैं।
मैं आगे भी उसको कर दूंगा। जब तक आप छायावाद तक देखेंगे, मुझे उम्मीद है 2 महीने आपको लगेंगे, तो उसके बाद में मैं हो सकता है प्रगतिवाद और प्रयोगवाद इसको पूरा कर दूँ। कम से कम कविता का इतिहास तो पूरा कर ही दूंगा, इतना तो मैं करूँगा। तो आप यहाँ से वीडियो देखें, और मुझे लगता नहीं है कि सेकंड ग्रेड का कोई प्रश्न बाहर रह जाएगा, ऐसा अनुमान है, ऐसा विश्वास है। 100% नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुझे लगता है कि ये वहाँ से पर्याप्त रहेगा। तो 2 चीज़ों से आप देख सकते हैं, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास जो कक्षा 11वीं और 12वीं में लगा करता था, वो किताब आपको कहीं मिल जाएगी। और एक यूट्यूब से आप देखें, हो सके तो नोट्स बना लीजिए। यूट्यूब भी मैंने सारे नोट्स ही डाल रखे हैं, पीपीटी डाल रखी है। आप मुझे ये मत कहना कि आप पीडीएफ भेजें, पीडीएफ संस्कृति के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। कोई विद्यार्थी पीडीएफ से पढ़ता नहीं, भरी रहती है मोबाइलों में पीडीएफ। तो हिंदी साहित्य का इतिहास है, वो 2 चीज़ों से पढ़ सकते हैं आप, संक्षिप्त इतिहास पढ़ें और यूट्यूब से पढ़ें। इसके बाद में कुछ रचनाएं हैं, मेरे हिसाब से 10-11 रचनाएं हैं और 2-3 कहानियां हैं इस प्रकार की। एक टॉपिक बीच में भाषा और लिपि का भी है। भाषा और लिपि के लिए ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 5 या 7 प्रश्न आते हैं, तो आप कोई गाइड से देख लें या कहीं से भी आपको जहाँ से सामग्री मिले, मिनिमम जो पढ़ पाएँ उतना काफ़ी है। उसमें ज़्यादा बहुत सारी सामग्री, बहुत व्यापक अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ समझ के आधार पर कोई सवाल आते नहीं है, बहुत सीधे-सीधे सवाल आते हैं। तो वहाँ आप कोई भी किसी भी गाइड से आप फोटोकॉपी करवा लें किसी मित्र की। और अभी तक मैंने किसी गाइड का नाम भी नहीं लिया। कई बार विद्यार्थी को ये भी भ्रम हो जाता है कि इतना सब कुछ खरीदने के बाद भी एक गाइड तो खरीदनी पड़ेगी, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। मैंने अपने जीवन में कभी कोई गाइड पढ़ी नहीं, और पढ़ाते समय भी नहीं पढ़ी। जब मैं पढ़ाता हूँ तब भी मैंने गाइड नहीं पढ़ी। तो मुझे लगता है कि जब मूल पुस्तकें पढ़ दे तो गाइड की आवश्यकता नहीं है। जिसको मूल पुस्तकों की पढ़ने की फुर्सत नहीं है वो गाइड पढ़े, गाइड में बुराई भी नहीं है, लेकिन मूल पुस्तकों की होड़ वो नहीं करेगी, ये निश्चित है। तो भाषा और लिपि के लिए आप किसी गाइड की फोटोकॉपी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास हमने कर लिया, अब हम बात करते हैं रचनाओं की। कक्षा 11 रचनाएं जो गद्य और पद्य की और 4-5 कहानियां हैं, उनको आप हो सके तो मूल खरीद लें। एक बार आपके 1000-1500 रुपये खर्च होंगे, मूल में से कुछ को आपको टीकाएं मिलेगी, कुछ की नहीं मिलेंगी। फिर आप एक गाइड वहाँ खरीद सकते हैं। उसके लिए अलग किताबें आजकल मार्केट में खूब आ रही हैं। थोड़ी सी उसमें दिक्कत ये रहती है कि कई बार जो लेखक है वो काट देता है। जैसे कबीर के किसी अंग में 20 दोहे हैं, तो वो 15 दोहे कर देंगे, 5 काट देंगे उसको छोटी करने के चक्कर में। लेकिन थोड़ा सा आप संभलते हुए उस किताब को खरीदें। स्नातक स्तरीय जो रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में है, उनके लिए आप उनके अनुवाद के लिए कोई किताब खरीद सकते हैं, और उस किताब को भी 1-2 बार ही पढ़े। हर बार उस किताब को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप अगर पढ़ रहे हैं कबीर के दोहे, आपके पास ओरिजिनल किताब है, तो ओरिजिनल से बार बार पढ़िए। और प्रत्येक पुस्तक की भूमिका पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितने आपके 20 पद हैं उसी को पढ़िए। यहाँ भी विद्यार्थी बहुत ऊर्जा खर्च करता है, मैं देखता हूँ। मैंने एक किताब को देखा जहाँ जयशंकर प्रसाद की कामायनी का एक सर्ग लगता है। श्रद्धा हो गया शायद, अब पहले आनंद था, अब श्रद्धा हो गया। तो पढ़ना क्या है, कामायनी का श्रद्धा सर्ग, लेकिन उसने पहले 2 पेज तो पहले वो दे रखे हैं। जयशंकर प्रसाद को झारखंडी कवि कहा जाता है, इससे क्या मतलब है? हमें पढ़ना है केवल श्रद्धा सर्ग। इतना ध्यान रखेंगे श्रद्धा उसका कौन सा सर्ग है, श्रद्धा में कौन कौन से पात्र हैं। श्रद्धा के बारे में तो जितनी जानकारी हो, अच्छा वहीं दे रखी है उतनी पढ़िए। बहुत लंबी चौड़ी जानकारी देखने की जरूरत नहीं है। कॉलेज व्याख्याता के पाठ्यक्रम में राम की शक्ति पूजा पाठ्यक्रम में, राम की शक्ति पूजा के बारे में दाएं बाएं इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सीधे सवाल आते हैं, जैसे 9वीं से लेकर 12वीं तक की पुस्तकों में से आया करते थे, वैसे सवाल आते हैं। तो मूल वो जो पाठ्यक्रम में है, उतने ही पैराग्राफ को, उतने ही पोर्शन को पढ़ना है, उसको पूरा समझ ले। वहां जो कही गई बातें हैं उनके क्या मायने हैं, वो तो डिटेल से पढ़ सकते हैं आप। हालांकि जैसे पूरी रचनाएं हों, जैसे मोहन राकेश का नाटक है लहरों के राजहंस, तो उसकी भूमिका भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो पूरी रचना आपके पाठ्यक्रम में। तो भूमिका केवल उसकी पढ़ें जिसकी पूरी रचना आपके पाठ्यक्रम में हो। बाकी 1-2 सवाल हों, जैसे अब कामायनी की भूमिका 2 पेज की है, तो उससे 1-2 सवाल निकल के आते हैं, तो वो कहीं से भी मिल जाएंगे, और वो आपको इतिहास में भी मिल जाएंगे वो चीज़ें। असल में वो जो कामायनी की भूमिका में वो इतिहास में भी लिखा पड़ा है, हम लिखवाते हैं नोट्स वगैरह में सब चीज़ें। तो वहाँ से कुल मिला के जो स्नातक स्तरीय रचनाएं हैं, काव्य रचनाएं हैं, जो वो गद्य रचनाएं हैं, वो मूल खरीदें और उसके लिए कोई गाइड खरीद लें। तो वहाँ से आप बार बार पढ़ें, उनके नोट्स बनाते रहें, वो लास्ट में रिपीट नहीं होते। समस्या ये भी है, वो जो रचनाएं हैं, वो किताबें हैं, काफ़ी बड़ा उसका अगर हम जत्था बनाएं तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो वो रिपीट नहीं हो पाता परीक्षा के समय। तो उसका नोट्स बनाते रहें, समरी लेते रहें एक प्रकार की, वो आपके अंत में बड़ी काम आएगी। अब रह जाती है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों की अगर मैं बात करूँ तो शिक्षण विधियों का कोई अंत नहीं है, और बहुत मजबूत है विद्यार्थियों की। रीट में भी है, और 3rd ग्रेड में भी है, और 2nd ग्रेड का पेपर भी पिछली बार उन्होंने दिया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना हो सके उतना
बाजार में गुटके मिलते हैं छोटे छोटे शिक्षण विधियों, कोई किसी का है, कोई की अलग अलग छाप, अलग अलग रंग के, कोई लाल, कोई पीले, कोई हरे रंग के, पता नहीं कितने और गुटके आते हैं छोटे छोटे। आप छोटी छोटी 4 या 5 या 7 जितनी भी किताब लेकर आ सकें लेके आइए, और एक बार 15 दिन की मेहनत करके उसके नोट्स बना लीजिए। शिक्षण विधि की खास बात यह है कि अगर आपने 15 दिन मेहनत करी तो 20 प्रश्न आते हैं, बड़ी स्कोरिंग है। आप काव्य शास्त्र में 1 महीने तक मेहनत करते हैं, उसके 10 ही प्रश्न आते हैं जिसमें से 4 गलत हो जाते हैं। लेकिन शिक्षण विधि में अगर आप 15 दिन मेहनत कर लेते हैं, सारे गुट के सामने रखिए, उसके नोट्स बनाइए बाकायदा, सबको समेट के एक नोट्स बना लीजिए, बातों को शॉर्ट करते हुए अपने हिसाब से समझते हुए, और फिर उस नोट्स को बार बार पढ़िए, तो वास्तव में एक दिन ऐसा आएगा कि आप उसको एक दिन में रिपीट कर सकते हैं, आधे दिन में रिपीट कर सकते हैं पूरे रजिस्टर को, और बड़ा स्कोरिंग है। शिक्षण विधि के सवाल, मतलब मेरा अनुमान किया हुआ खुद का, शिक्षण विधि मनोविज्ञान में मैं इतना कोई प्रतिभाशाली विद्यार्थी नहीं रहा, मेरे ज़्यादा कोई इसमें मेहनत भी, मेरी रुचि भी नहीं है ज़्यादा उसमें, लेकिन मेरे भी 20 में से 15-16 सवाल सही हुए। इसका कारण ये था कि डेटा समेट लिया था, इकट्ठा कर लो जो भी है, एक बार करना है, और ज़्यादा भारी भरकम चीज़ें नहीं है शिक्षण विधियों में, बहुत आसान आसान, बहुत सामान्य सामान्य चीज़ें। कन्फ्यूजन की स्थिति कहीं ना कहीं आएगी तो उसको कन्फ्यूजन के साथ ही याद कर सकते हैं। अगर किसी सवाल के 2 उत्तर मिलते हैं तो 2 ही याद कर लो, परीक्षा आएगी तब देखेंगे, इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है ये चीज़, है ना। तो इस प्रकार से आप सेकंड ग्रेड में तैयारी कर सकते हैं। तो ये 2-3 पोर्शन आपके पाठ्यक्रम में है, उनकी मैंने अलग अलग किताबें बताई है। एक बार आप टेबल पे सब किताबों को रखिए, धीरे धीरे कोशिश करिए। व्याकरण के नोट्स नहीं बन सकते लेकिन नियमों के नोट्स बन सकते हैं। काव्य शास्त्र के नोट्स नहीं बन सकते लेकिन मुख्य मुख्य नियम क्या है, शब्द शक्ति आदि के, रस के आदि के, उसके नोट्स बन सकते हैं। अलंकारों के उदाहरण के नोट्स नहीं बन पाएंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास आप मेरे यूट्यूब से सुन सुन के नोट्स बना सकते हैं, अगर आपको खुद नहीं बनाने आते हैं तो। 5 से आ जाते हैं प्रश्न, सेकंड ग्रेड तक के लिए वो पर्याप्त है। 6 बात तक डाल रखिए, आगे मैं डाल दूंगा, ठीक है। और बाकी चीज़ें मैंने बता दी। तो मुझे लगता है कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, उसमें थोड़ी सी चर्चा हमने की है, वो शायद आपके लिए उपयोगी होगी, और कभी कोई आगे भी ऐसी बात उठेगी तो हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।